हेलो, चलिए दोस्तों, हम बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और सेकंड में जो क्वेश्चन बने हैं उनको देखते हैं। इसका पार्ट फर्स्ट जो है चैनल पर अपलोड है, ये इसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 से देखते हैं हम इसका। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका पहला है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकार को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। थर्ड है। फोर्थ है, इसमें प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। इनमें से सभी हैं, 1, 2, 3 और फोर्थ जितने भी ऑप्शन हैं ये सभी सही हैं। लॉर्ड मेयो को 1870 के संकल्प के बारे में जो दिया है। व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्न प्रावधान किए गए थे। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानताओं को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रिटिश सरकार की ओर से अपने बजट में स्थानीय कराधान का सहारा लेने की अनुमति दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। इंडिया गेट। इंडिया गेट नहीं है। इंडिया गेट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है। जबकि कुतुब मीनार 1993 में, लाल किला 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। भारत के कुल 42 स्थल विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं इस समय। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए, इन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया था। इन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की थी। उनका 1956 में देहांत हो गया। तो इसका जो ऑप्शन डी राइट होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ये ऑप्शन राइट होगा। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1851 को माहू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर ने मूक नायक का प्रकाशन किया था। इन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की। भीमराव अंबेडकर का देहांत 1956 में नई दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसका जो ऑप्शन राइट होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने स्वदेश बंधुओं समिति का गठन किया था? ये सभी प्रश्न जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या सेकंड में आए हैं उनके प्रश्न हैं। इसका जो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। अश्वनी कुमार दत्त ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था, जो 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। बरिसाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। अश्वनी कुमार दत्त ने बरिसाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, जोतने वालों की भूमि या तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी के टाइम में था। लोकतंत्र बचाओ जनता दल, जोतने वाली को भीम वाम मोर्चा, तेलुगुओं की स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराव ने की थी। तो ये ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, जवाहरलाल नेहरू। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। इसकी स्थापना से स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीति के प्रभाव का समावेश हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं,
अब आता है हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हो थे वो सब कंप्लीट हो गए हैं। अब भारत का भूगोल से जितने भी क्वेश्चन तैयारी फर्स्ट एवं सेकंड में बने थे उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो इसका ऑप्शन राइट होगा अल्मोड़ा जिला है, ये तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड भारत के कुमाऊं प्रभाग का जिला है। इसका मुख्यालय अल्मोड़ा ही है। यह समुद्र तल से 1638 मीटर ऊंचा है। यह पहाड़ की एक घोड़े की नाल के आकार की रेंज पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन बी राइट होगा बघेलखंड। बघेलखंड पठार का पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। बघेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसामुड़ा भारत का एकमात्र स्थान है जहां से कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसामुड़ा स्थान है। अगला प्रश्न है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा कर्नाटक के पठार से। मालनाड क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक के पठार से है। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों पर ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस पठार का नामकरण कर्नाड, इसका अर्थ काली मिट्टी की भूमि के नाम पर किया गया था। अगला प्रश्न है, मगध एवं गंगा का मैदान किसके हिस्से हैं? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा मध्य गंगा का मैदान है। मगध काल के 16 महाजनपदों में प्रमुख रहे मगध काल में 16 महाजनपदों में प्रमुख रहे मगध और अंक महाजनपद का विस्तार मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में है। मध्य गंगा मैदान का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य में माना जाता है। अपनी उत्पत्ति से ही मगध महाजनपद का उत्तरोत्तर विकास हुआ है, जिसके जद में कोसल, काशी व अवध जनपदों के क्षेत्र भी शामिल किए जाने लगे थे, जबकि अंग महाजनपद में वर्तमान पूर्वी बिहार के मुंगेर, भागलपुर व पश्चिम बंगाल का मध्य क्षेत्र शामिल था। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऐतिहासिक जो है दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के कृष्णा नदी के मध्य तक, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के कावेरी नदी के मध्य तक, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य तक। तो इसका ऑप्शन जो राइट है ऑप्शन डी राइट है। उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय इतिहास में दक्षिणापथ क्षेत्र के तहत विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी तथा कावेरी नदी तक के क्षेत्रफल को शामिल किया गया है। इसमें सतपुड़ा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी का क्षेत्र भी शामिल है, अतः उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही होंगे। अगला प्रश्न है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज और काली, तो इसको हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का ही भाग है। इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है। यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियाँ इसी भाग में हैं। गंगा यमुना का उद्गम भी यहीं से होता है, कुमाऊं हिमालय से। अगला प्रश्न है, कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा ऑप्शन सी राइट होगा 30 मीटर है। कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। अगला प्रश्न, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी है। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका उद्गम नेपाल सीमा के पास तिब्बत में समुद्र तल से 7620 मीटर की ऊंचाई में होता है। यह नदी नेपाल तथा भारत के उत्तरी भाग में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कुल लंबाई 630 किमी है, जिसमें से 185 किमी नेपाल में और 445 किमी भारत में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो स्वर्ण रेखा नदी ऑप्शन डी होगा नगरी गांव से। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची के नगड़ी नामक स्थान से निकलती है, जो उड़ीसा से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं राढ़ू, कांची और खरकई है।
तो ये नगरी गांव के पास से निकलती है, झारखंड के रांची से। अगला प्रश्न है, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि कपिलधारा जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात भी ये नर्मदा नदी पर है, जो ये वाला सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी राइट होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक है। व्याख्या देखते हैं। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है, ना कि गोदावरी नदी पर, जबकि कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है, ना कि कावेरी नदी पर। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात पश्चिमी कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित देश का दूसरा सर्वोच्च जलप्रपात है। इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, लीखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लीखा पानी, ये ऑप्शन ए राइट होगा, अरुणाचल प्रदेश में। लेखा पानी हिमनद अरुणाचल प्रदेश में स्थित लेखा पानी दर्रे के पास स्थित है। यह हिमनद उच्च हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। लेखा पानी असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित एक नगर भी है, जो कि अपने चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? तो इसका ऑप्शन ई राइट होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ पूरब की ओर बहती हुई यह 3 देशों चीन है, भारत है और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। चीन के तिब्बत पठार में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी तथा बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। दिबांग या दिहांग, लोहित, धनसिरी या कामेंग या मानस या तिस्ता तथा सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में मिलने वाली सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, 15 अक्टूबर है। दक्षिण पश्चिमी मानसून एक प्रकार की मौसमी हवाएं हैं, जो कि हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट की ओर बढ़ते हुए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जून से सितंबर के बीच बारिश कराती हैं। यह मानसून अक्टूबर व नवंबर माह के बीच वापस लौटता है, जिसमें मानसून का निवर्तन कहा जाता है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि जो है वो 15 अक्टूबर है। अगला प्रश्न है, टिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो टिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु, इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र विद्यमान है। इसका विस्तार महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। यहाँ रसेदार प्रकृति के फलों का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, ये सभी जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ ये सभी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में या सेकंड में आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? इसका ऑप्शन ई राइट होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है। व्याख्या देखते हैं। मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, छोटा नागपुर पठार को छोड़कर ये क्षेत्र शामिल है। मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है, जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। यहाँ प्रतिवर्ष 75 सेमी से 150 सेमी की वर्षा होती है। उपर्युक्त सभी विकल्प गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषताएं हैं, अतः अभीष्ट उत्तर ई होगा। अगला प्रश्न है, जेटी टिवार्था के अनुसार भारत में एएम प्रकार के जलवायु का क्षेत्र है। तो जेटी टिवार्था के अनुसार भारत में एएम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र
इसका ऑप्शन बी राइट है, पश्चिमी तट होगा। अमेरिकी भूगोलवेत्ता ग्लेन थॉमस ट्रिवार्था ने 1966 में जलवायु वर्गीकरण की प्रणाली को प्रस्तुत किया है। ट्रिवार्था के अनुसार दुनिया के 6 प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं। एम प्रकार की जलवायु भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के क्षेत्र में पाई जाती है। यह उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, फिर वन क्षेत्र से जो प्रश्न बने थे उनको देखते हैं। भारत में कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन डी होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन भारत के पश्चिमी तट, असम के ऊपरी हिस्से में, तमिलनाडु तट में, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अतः अभीष्ट विकल्प जो है वो डी सही होगा, जिसमें कर्नाटक, केरल और हिमाचल प्रदेश सभी आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए था 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, बी होगा, 33% होना चाहिए। अब व्याख्या देखते हैं हम। भारत में 1952 में राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत 33% होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद की पहली राष्ट्रीय वन नीति। इस नीति में वनों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था: राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, गांव के जंगल व वृक्ष भूमि। राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, गांव के जंगल व वृक्ष भूमि में डिवाइड किया गया था। अब अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाएं से जो बने थे क्वेश्चन उनको देखते हैं। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 23 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। ऑप्शन ए है। ऑप्शन 2 है, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या उससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी राइट है, ना तो पहला और ना ही दूसरा। इसकी व्याख्या देखते हैं। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 या उससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है, और यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान 30 डिग्री या उससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। जो ऑप्शन में उल्टा दिया गया है, मैदानी इलाकों में 40 डिग्री होना चाहिए, पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री के ऊपर होना चाहिए, तब फिर माना जाता है कि हीट वेव है। अगला प्रश्न है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भूकंप, इसका ऑप्शन ए है, पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। बी है, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो राइट होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक है। भूकंप के तरंगों के धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप के भविष्यवाणी के आधार पर जानवरों के व्यवहार का अध्ययन एक कारगर उपाय है, जिसे स्थानीय लोग, मुख्यतः जनजाति व पहाड़ी वासियों द्वारा अपनाया जाता है। अब भूकंप के दौरान मुख्य रूप से 3 प्रकार की जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उनको बारे में देखते हैं। प्राथमिक अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, प्राथमिक व अनुदैर्घ्य तरंगे, इन्हें पी तरंगे कहा जाता है। ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। यह तरंगों की तुलना में पी तरंगे 66% अधिक तीव्र होती हैं, 66% अधिक तीव्र होती हैं। ऑप्शन ए में जो दिया था पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे है, तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंगे हैं पी तरंगे। अब द्वितीयक या अनुप्रस्थ तरंगे, इन्हें यस तरंगे कहा जाता है। इन्हें यस तरंगे भी कहा जाता है। ये केवल ठोस माध्यम से ही विचरण करती हैं। अब धरातलीय तरंगे, इसे यल तरंगे भी कहा जाता है। ये सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं और सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है, इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा को रोकने तथा इसके तहत जल प्रवाह से होने वाले जनधन की हानि से बचाव के लिए वनारोपण सर्वोत्तम विधि है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़े रखती हैं तथा पेड़ों की सर्वाधिक संख्या घनी झाड़ियां तथा वन मलबे प्रवाहित जल के लिए अवरोध उत्पन्न करती है और इनके लिए भंडारण उपलब्ध कराती है। इस कारण अपवाह की मात्रा कम हो जाती है और बहाव में कमी आती है और इस प्रकार बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती है। नली जल
वाहिकाओं में इसकी क्षमता से अधिक जलबहाव का होना, जिसके आसपास के अधिवासों, फसलों और जन सामान्य की क्षति होती है, यही बाढ़ कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन है, धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। धारवाड़ चट्टान में अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। कडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, यह कथन सत्य है। पहले यह विश्व स्तर पर अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और इसे भारत का माइका कैपिटल कहा जाता था। वर्तमान में कोडरमा जिले में हजारों एकड़ से अधिक माइका खनन के पट्टे हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के बाद सभी अभ्रक खानों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि सभी खनन पट्टे जंगल के अभ्यारण्य क्षेत्र में आते हैं। भारत में अभ्रक भंडार का लगभग 95% आंध्र प्रदेश और राजस्थान में, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। मिट्टी का अम्लीय तथा क्षारीय गुण इसमें मौजूद तत्वों के कारण होता है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक है तो मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होगी। यदि मिट्टी में पोटेशियम और सोडियम आयनों की प्रकृति अधिक है तो मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होगी। मिट्टी में क्षारीयता के सुधार के लिए मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, 1954 में किन देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाएं समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, भारतवर्ष और नेपाल के बीच में 1954 में भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों पर काम किया गया था। कोसी नदी गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से निकलकर नेपाल में स्थित भीमनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। नदी बिहार राज्य के पूर्वी उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। कुसैला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक है। हीराकुंड बांध तथा दुधवा बांध। हीराकुंड बांध तथा दुधवा बांध महानदी पर स्थित है। महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्यों की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड तथा महाराष्ट्र तक विस्तारित है। इस नदी पर स्थित हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। रविशंकर सागर, दुधवा सागर, सुंदूर जलाशय व हसुदेव वांगो तांडुला इस नदी में निर्मित अन्य प्रमुख परियोजनाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूरब से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसका आएगा नामरूप जो असम में है। फिर आएगा उत्तर प्रदेश का ओबरा है जो सोनभद्र में है। फिर आता है परीक्षा बांध जो उत्तर प्रदेश के झांसी में है। फिर कोटा में, इसीलिए इसका ऑप्शन सी राइट होगा, 2341 है। किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ई राइट होगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा आसाम के जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई थी। यह संयंत्र 500 किलोवाट सौर संयंत्र तथा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से हरित हाइड्रोजन उत्पादित करता है। इसीलिए इसका ऑप्शन ई राइट होगा, क्योंकि असम के जोरहाट पंप स्टेशन पर चालू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। तो लूनेट क्षेत्र जो है, तो इसका ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। भारत के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जो हैं सुरमा घाटी, डिगबोई, नाहरकटिया, हुगरी जन,
मोरान क्षेत्र असम में है। सूरमा घाटी है, इम्पॉर्टेंट है, इन्हें इसे आप कंठस्थ करना, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि पिछले 2 बार तैयारी फर्स्ट और सेकंड में दोनों में क्वेश्चन पूछा था। सूरमा घाटी, डिगबोई, नारकटिया, हुगरीजन, मोरान क्षेत्र असम में है। लुनेज है, अंकलेश्वर है, उलियाद है, ढोकला है, मेहसाना है, कलोल क्षेत्र गुजरात में है, मांगला क्षेत्र राजस्थान में है। कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है, जो कि प्राकृतिक गैस का भारत में प्राप्त सबसे बड़ा भंडार है। प्राकृतिक गैस का भारत में प्राप्त सबसे बड़ा भंडार है। केजी बेसिन में ही रावा अपतटीय क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केजी बेसिन में ही रावा अपतटीय क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, शिपब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमी साल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया था। ये स्थान कहाँ पर है? इसका ऑप्शन ए होगा, गोवा तट के बाहर है। सूची रीफ, एमी साल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया। ये स्थान गोवा तट के पास स्थित है। जहाज़ों के मलबे को देखने के लिए की गई गतिविधियों को शिपब्रेक टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, उत्तर से दक्षिण हमें व्यवस्थित करना है, तो सबसे उत्तर में जो होगा विशाखापत्तनम होगा, फिर उसके बाद काकीनाडा होगा जो आंध्र प्रदेश में है, फिर है मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, फिर नागपट्टिनम है, ये तमिलनाडु में है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में शीतकाल में पाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम क्या हैं? उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम जो है, इसका ऑप्शन बी राइट होगा। अमन है, साली है और अहगनी है। उत्तरी भारत में जुलाई से सितंबर दिसंबर तक चावल की फसल उगाई जाती है। शीतकाल में उगाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम है अमन है, साली है और अहगनी है। औस को गर्मियों में पूर्व मानसून वर्षा के साथ बोया जाता है। औस को गर्मियों में पूर्व मानसून वर्षा के साथ बोया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक है। स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि भी कहते हैं। यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें वृक्षों को काट कर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके खेती की जाती है। जब तक मिट्टी में उर्वरता रहती है तब तक इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को परती छोड़ दिया जाता है। झूम कृषि के स्थानीय नाम और उसके स्थान इस प्रकार हैं। झूम उत्तर पूर्वी भारत में इसका नाम है। बेबर व दहियार बुंदेलखंड क्षेत्र में है। बेबर या दहियार जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में है। दीपा बस्तर जिला एमपी में है। दीपा बस्तर जिला एमपी में है। पोदू आंध्र प्रदेश में, पोदू आंध्र प्रदेश में, पोदू आंध्र प्रदेश में, दीपा बस्तर जिला एमपी में, बेहबर व दहियार बुंदेलखंड क्षेत्र में है। झूम है उत्तर पूर्वी भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है, ऑप्शन ए होगा, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना है। फसलों के बीच खाली पड़ी जमीन के खरपतवार, घासों अथवा पुआल जैसे जैविक पदार्थों से ढकने की प्रक्रिया को मल्चिंग कहते हैं। जिन पदार्थों से इसे ढका जाता है उन्हें मल्च कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो इसमें ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कभी, क्योंकि खरबूजा, खीरा और तरबूज सभी जायद फसलें होती हैं। भारत में 3 प्रकार के मौसम होते हैं, रबी, खरीफ या खेती की जाती है। रबी, खरीफ, जायद होती है। जो रबी की होती है उसमें गेहूं, जौ, मटर, चना आदि हैं। खरीफ की फसलें जून जुलाई में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में शीत ऋतु के आगमन के साथ काट ली जाती है। इसमें है चावल है, इम्पॉर्टेंट है, कपास है, जूट है, ज्वार है, बाजरा आदि है। अगला प्रश्न है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। तो इसका ऑप्शन जो राइट है, ऑप्शन डी राइट है, उपयुक्त में से सभी।
आदिम लक्षणों के संकेत हैं। विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए। बड़े पैमाने पर समुदाय के संपर्क में सर्व या पिछड़ापन या भौगोलिक अलगाव होना चाहिए, तभी उसको अनुसूचित जनजाति में घोषित करने का अधिकार। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टता के रूप में आदिम लक्षण होना चाहिए, अलग संस्कृति होती है, भौगोलिक अलगाव होता है तथा बड़ी आबादी के साथ बातचीत में सर्प जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। ऐसे समुदाय सामान्यतः पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में निवास करते हैं। अनुसूचित जाति की घोषणा करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलाना है। 4 कंकर, क्याल या माड क्षेत्र दिया है। पंजाब का क्षेत्र डेल्टा है, बोंगर है, तटीय मैदान है। तो 4 जो होगा 4 है, 4 को हम डेल्टा से मिलाएंगे, कंकर को बांगर से, बांगर कायल तटीय क्षेत्र में है, मांड पंजाब का है, तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची सेकंड में मिलाना है। कुछ प्रांतों में संसाधनों की उपलब्धता है, संबंधित प्रांतों के नाम। खनिज संसाधनों की संपन्न परंतु औद्योगिकीकरण की कमी जो है, और ऑप्शन देखते हैं, जल संसाधन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकीकरण की कमी जो है ये झारखंड से सुमेलित होगी। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी है, राजस्थान से है। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार साधनों की कमी है, लद्दाख से। अगला प्रश्न है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक कौन है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच जल विभाजक कौन है? इसका जो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। दिल्ली रेंज है, अरावली पर्वत श्रेणी है, सह्याद्री है और अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का काम करती हैं। अब जो अगले प्रश्न है, हम विश्व का भूगोल से जो बने थे प्रश्न, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सभी आप लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।